नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एमजीटी एजुकेशन में। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शिंजो आबे की डेथ के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आज हमें एक बहुत ही बेकार खबर देखने को मिली कि जो जापानीज़ एक्स प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब जब इनकी हत्या करी गई तो इस इंसिडेंट के ऊपर पूरे वर्ल्ड में ये खबर फैल गई और पूरे वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा अपने अपने रिएक्शंस दिए गए हैं। जहाँ पर हमें चाइना के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि चाइनीज़ के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं, सोशल मीडिया पर इनकी डेथ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये है यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक वीवो नाम का एक ऐप है, चाइनीज सोशल मीडिया ऐप है, जहां पर इनकी डेथ को सेलिब्रेट किया गया है। एक व्यक्ति ने कहा है, जो शूटर था उसको हीरो कहा है। इसके अलावा दोस्तों एक और यूज़र था, उसने अपने सोशल मीडिया पर लिखा लेट द सेलिब्रेशन बिगिन, और इनकी इस पोस्ट को 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने लाइक किया। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही चाइना के अंदर, जहाँ एक और पूरे वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं वो अपनी अपनी एक तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं इनको, और यहाँ पर दुख व्यक्त कर रहे हैं, और जहाँ पर चाइना के जो लोग हैं वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर जो चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री हैं जाओ लिजियान, इनके द्वारा हालांकि यहाँ पर ये कहा गया है कि चाइना इनकी डेथ से शॉक है, एक सडन इंसिडेंट यहाँ पर हुआ है, और उन्होंने शिंजो आबे की फैमिली के साथ में सिम्पैथी भी जताई। उन्होंने श्रद्धांजलि दी और कहा कि ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंट है, जो इनकी डेथ हुई है, ये चाइना और जापान के रिलेशंस को प्रभावित नहीं करेगा। तो इस तरह की पोस्ट यहाँ पर चाइनीज़ लोगों के अंदर उनकी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा दोस्तों न केवल वीवो ऐप बल्कि और भी कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पर चाइनीज़ लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट पर इस तरह की हमें पोस्ट देखने को मिल रही है, जहाँ पर इनकी डेथ को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया का क्या रिएक्शन है इसके खिलाफ, तो यहाँ पर देखें तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इन्हें श्रद्धांजलि प्रदान की गई है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक मित्र थे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के, और उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, और इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि एक राष्ट्रीय शोक का दिवस यहाँ पर इनके सम्मान में रखा जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर इनके सम्मान में ऐसा शोक व्यक्त किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कनाडा के जो प्रेसिडेंट हैं जस्टिन ट्रूडो, उनके द्वारा कहा गया है शिंजो आबे एज ग्रेट मैन ऑफ विजन। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून सुक योल, इन्होंने जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे की डेथ पर अपना शोक व्यक्त किया है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर रशिया से न्यूज़ देख पा रहे हैं। रशिया ने कहा है ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंट है, इसे मॉन्स्ट्रस एंड एक्ट ऑफ टेररिज्म का नाम इन्होंने दिया है। तो दोस्तों आप वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक एमजीटी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, जिससे इसी तरह की ट्रेंडिंग वीडियोज़ की न्यूज़ और नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हुए हम थोड़ी टाइमलाइन जान लेते हैं शिंजो आबे का किस तरह का पॉलिटिकल करियर रहा एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों, 21 सितंबर 1954 को इनका जन्म हुआ था टोक्यो के अंदर, और इन्होंने एक ऐसी फैमिली में जन्म पाया था जहां पर पूरे के पूरे जो लोग थे वो पॉलिटिक्स से ही संबंधित थे। इनके जो पिता थे शिंतारो आबे, ये एक फॉरेन मिनिस्टर रह चुके थे जापान के, और इनके जो ग्रैंडफादर थे नोबुशुके किशी, ये भी जापान के एक समय पर प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। इसके अलावा दोस्तों 1977 में इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। इन्होंने सीकेई यूनिवर्सिटी इन टोक्यो से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की पॉलिटिकल साइंस के अंदर, और इसके बाद उन्होंने यूएस में पढ़ाई करी पब्लिक पॉलिसी की, जहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में जाकर इन्होंने अपनी आगे की शिक्षा कंप्लीट करी। इसके अलावा दोस्तों 1979 में इन्होंने कोबे स्टील नाम की एक कंपनी है जहां पर अपनी जॉब करी। इसके बाद 1982 में इन्होंने वो जॉब छोड़ दी, क्योंकि इन्हें लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो उस समय रूलिंग पार्टी थी, ये जो पार्टी है जापान के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, और इसी से आगे चलकर ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो ये पार्टी उस समय पर मेजोरिटी में थी, और यहाँ पर शिंजो आबे को फॉरेन मिनिस्ट्री संभालने का मौका मिला। इसके बाद 1993 में इन्हें लेजिस्लेटर चुना गया एलडीपी पार्टी के अंदर, जहां पर इन्हें यामागुची नाम की जगह पर अपनी सर्विंग करने का मौका मिला। इसके बाद दोस्तों 2005 के अंदर इन्हें चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। जो प्राइम मिनिस्टर थे जूनिचिरो कोइजुमी, उनकी रूलिंग के अंदर यहाँ पर इनको चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी का पद प्रदान किया गया, और यहाँ पर इन्होंने एक ऐसा काम किया जिससे कि इनकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ गई। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि उस समय पर नॉर्थ कोरिया के अंदर कुछ जापानीज सिटीजन्स को वहां पर बंदी बनाकर पकड़ कर रखा गया था, तो इन्होंने अपने नेगोशिएशंस के थ्रू उनको छुड़वाया, उन्हें वापस लेकर आए, तो जिससे इनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई, और उसी वर्ष में इन्हें एलडीपी पार्टी का हेड चुना गया। मतलब जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, जो सबसे बड़ी पार्टी थी जापान के अंदर, उसका हेड इन्हें बना दिया गया, जिससे इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। और फाइनली 26 सितंबर
2006 को पहली बार शिंजो आबे जापान के प्राइम मिनिस्टर बने और प्राइम मिनिस्टर बनते ही इन्होंने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे वहाँ पर। नॉर्थ कोरिया के साथ में इन्होंने कड़क अपना तरीका अपनाया और इसके अलावा दोस्तों साउथ कोरिया और चाइना के साथ में इन्होंने कुछ बातचीत भी की, उनके साथ में एंगेजमेंट करी। इसके बाद दोस्तों 2007 में एक फॉलबैक देखने को मिला जहाँ पर एलडीपी पार्टी अपनी मेजोरिटी को लॉस्ट कर गई और 52 सालों में पहली बार एलडीपी पार्टी अपनी सत्ता से हट गई, जहाँ पर इन्हें इस्तीफा देना पड़ा, इन्होंने रिजाइन कर दिया। और उसी समय पर इन्हें कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी देखने को मिले। इन्हें अल्सरेटिव कोलिटिस नाम की समस्या हुई जहां पर इन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन दोस्तों कुछ समय के मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद इनकी ये समस्या समाप्त हो गई और फाइनली 2012 में एक बार फिर से एलडीपी पार्टी सत्ता में आई और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बने एक बार फिर से शिंजो आबे। तो दूसरी बार इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ 2012 के अंदर। इसके बाद दोस्तों 2014 और 2020 के बीच में इन्हें दो बार एक बार फिर से मतलब प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर चुना गया। एलडीपी के ये लीडर थे और 2014 से लेकर 2020 तक इन्होंने अपने दो और कार्यकाल समाप्त करे, जिसके कारण से ये कुल मिलाकर 4 बार जापान के प्रधानमंत्री बने। तो यहाँ पर 28 अगस्त 2020 को इन्होंने फिर से अपना रिजाइनेशन दे दिया क्योंकि इन्हें वो जो समस्या थी अल्सरेटिव कोलिटिस की ये फिर से उठने लगी, जिसके कारण से हेल्थ इश्यूज़ के चलते इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन दोस्तों उस समय तक ये जापान के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। तो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे। इसके अलावा एक और फैक्ट मैं आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा भारत आने वाले जापानीज प्राइम मिनिस्टर भी शिंजो आबे ही हैं। इसके अलावा दोस्तों कल हमें ये न्यूज़ देखने को मिली जुलाई 8 2022 को इनकी गोली मारकर किसी ने हत्या कर दी और उस व्यक्ति को यहाँ पर पकड़ लिया गया है। तो वेस्टर्न जापान की नारा नाम की जगह पर जब ये स्पीच देने गए थे उस समय पर इन्हें गोली मार दी गई, जहाँ पर कुछ समय के बाद इनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जापानीज एक्स लीडर असैसिनेटेड वाइल गिविंग स्पीच। इन्हें असैसिनेट कर दिया है। असैसिनेट का मतलब होता है पॉलिटिकल मर्डर, जो राजनीतिक कारणों से जब किसी की हत्या कर दी जाती है किसी बड़े लीडर की, तब उसे असैसिनेट कहा जाता है। तो यहाँ पर इनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु यहाँ पर हुई है। इसके अलावा दोस्तों अब नारा नाम की जगह की लोकेशन मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर इनकी डेथ हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जापान का एक मैप है। तो जापान जो देश है ये बेसिकली आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर 5 मेन आइलैंड्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं होकाइडो आइलैंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं होन्शु आइलैंड, यहाँ पर आप क्यूशु आइलैंड देख सकते हैं और यहाँ पर शिकोकू आइलैंड है और इसके नीचे एक और आइलैंड है जो आपको इस मैप में नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लोकेशन है यहाँ पर हमें नारा नाम का एक जगह देखने को मिलती है जहाँ पर इनकी जो हत्या है वो करी गई है। यहीं पर ये स्पीच देने गए थे और यहीं पर इनकी डेथ हो गई है। तो ये सारी चीज़ें थी इस न्यूज़ के बारे में जो मैंने आपको डिटेल में बताया। अब आपका क्या कहना है उसको आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपके लिए ओपन है, बिल्कुल आप ज़रूर बताइए। तो उम्मीद है आप वीडियो को समझ पाए होंगे, आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज जैसे गेन कर पाए होंगे। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT एजुकेशन ऑन टेलीग्राम। यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे, हमारी वीडियोज़ के फ्री PDFs मिलेंगे और फ्री क्विज़ मिलेंगे जिससे आप अपनी जो नॉलेज है उसको टेस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ग्रुप डी के त्रिनेत्र बैच स्टार्ट हुए हैं। यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो MJT एजुकेशन आपके लिए लाया है GS और साइंस के कंप्लीट बैचेस। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ाए जाएंगे मात्र 399 रुपये में। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं और इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यदि आपका कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया है, वहाँ पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलती हैं, डिटेल्ड PDF मिलते हैं और साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं जहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको स्ट्रैटेजी बताई जाती है जिससे कि आप अपनी जो तैयारी है उसको और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर्स एंड GK ऐप ऑन द प्ले स्टोर। तो प्ले स्टोर पर जाकर आप इसे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं जहाँ पर आपको वीडियोस मिलती हैं, फ्री में PDFs मिल जाते हैं, फ्री क्विज़ मिलती हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं। तो इनसे सारी चीज़ों का फ़ायदा आप उठा सकते हैं यदि आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको लाइक ज़रूर कीजिए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।